हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं निशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है कलाइडोस्कोप, उसका चैप्टर नंबर 6 ऑन साइंस फिक्शन। और इस चैप्टर की कवर करने वाली हूँ आज मैं समरी। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कवर किया है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देखिए ताकि आप इजीली रिलेट कर पाए हमारी समरी में। लेट्स बिगिन विद द समरी। अब जो आपका चैप्टर है, अगर आप अपनी बुक खोलकर भी देखेंगे तो आपके बुक में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मैं जो आपको एक समरी एक्सप्लेन करूंगी वो भी मैं आपको दोनों पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी, यानी इसी वीडियो में दोनों ही पार्ट्स आपके कवर होंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपकी स्टोरी का, आपके ऐसे का, वो है द प्री साइंटिफिक यूनिवर्स। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ऑन साइंस फिक्शन, इसको समझते हैं। साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस फिक्शन यानी कि जब आप कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी मूवी पढ़ते हैं जो फ्यूचर पे बेस्ड होती है, जो इमेजिनरी होती है, उसमें ऐसी चीज़ होती हैं जिसको देखकर आप वंडर फील करते हो कि अरे ऐसे कैसे, साइंस तो बहुत तरक्की कर गया। इस तरीके के आपके रिएक्शंस निकलते हैं। तो जब आप इमेजिन करते हो, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हैं और उसमें कुछ साइंस का एलिमेंट डाल देते हो, जैसे कोई साइंटिफिक चीज़, कोई स्पेस स्टेशन, एलियंस, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अवतार मूवी, तो ये एग्जाम्पल होता है साइंस फिक्शन का और इसी को साइंस फिक्शन भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपकी समरी का वो है द प्री साइंटिफिक यूनिवर्स। यानी प्री साइंटिफिक यूनिवर्स यानी जब साइंस फिक्शन नहीं आया था, जब इस दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले एक प्री साइंटिफिक दुनिया थी, एक यूनिवर्स था। यानी जब साइंस फिक्शन नहीं था, तो जब साइंस के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, तो लोग कैसा इमेजिन करते थे और क्या कंसिडर करते थे, वो पढ़ेंगे। साइंस फिक्शन अ न्यू एंट्रेंट। तो ये जो साइंस फिक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये हमारी दुनिया में एक न्यू एंट्रेंट है। न्यू एंट्रेंट यानी कुछ सालों पहले, कुछ साल, 10-20 साल नहीं, यानी काफ़ी साल हो गए, लेकिन एक तरीके से एक नई एंट्रेंट ही है, यानी कि न्यू एंट्रेंस हुई है अभी। इन दिस ऐसे, ये जो ऐसे है जिसके राइटर है आइजैक एसिमोव, वो आर्ग्यू करते हैं, वो ये बताते हैं कि जो पुराने ज़माने की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती थी, यानी पुरानी कहानियाँ जिसमें मैजिक, जादू, विजार्ड, जिनके पास जादुई पावर्स होती हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो जो पुराने ज़माने की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, जो साइंस फिक्शन के पहले थी, दैट प्रिसीडेड द साइंस फिक्शन ऑफ टुडे। यानी आज के ज़माने में जो साइंस फिक्शन हम देख रहे हैं, उससे जब वो साइंस फिक्शन ये वाला नहीं आया था, तो तब क्या होता था? माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती थी, यानी पुराने ज़माने की एंशंट कहानियाँ होती थी। आइजैक एसिमोव कहते हैं कि जो साइंस फिक्शन है वो किस आइडिया पर बेस्ड है? वो इस आइडिया पर बेस्ड है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर के बारे में है। डेफिनेटली आप जो भी साइंस तो हम फ्यूचर के लिए इमेजिन करते हैं, इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम टुडेज, प्रॉबेबली मोर एडवांस्ड। तो वो ये भी कहते हैं कि आज के ज़माने में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग होगी उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो हम फ्यूचर आने वाले समय में देखेंगे। हो सकता है 2050 में फ्लाइंग कार्स हो जाए, उड़ने वाली कार्स आ जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो जाए, इतनी डेवलपमेंट हो जाए। तो अब तक तो हमें पता कि अभी साइंस फिक्शन है, अभी साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया है, लेकिन जब साइंस फिक्शन नहीं था तो क्या था, और साइंस फिक्शन आया तो कब से आया? तो the industrial revolution in 1800s for the first time introduced people to the concept of technology. Hence, science fiction must have been a product of the time after that. तो around 1800s से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, फैक्ट्रीज डेवलप हुई थी। एंड जब इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आई थी तो उसके साथ बहुत सारा मशीनरी, साइंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सब होने लगा। तो बस तभी से ही लोगों को ये टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगा, और तब से ही साइंस फिक्शन तभी का प्रोडक्ट है, यानी साइंस फिक्शन जो हमको पता है वो तब से ही हमको समझ में आने लगा। तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि साइंस फिक्शन कब से आया? तो 1800 से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद से साइंस फिक्शन आया था। द पावर ऑफ साइंस। अभी साइंस की पावर क्या है? तो जो लोग हैं आज के ज़माने के, वो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और डरते हैं साइंस से। रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि साइंस कुछ भी कर सकता है, और डरते हैं इसलिए क्योंकि अगेन साइंस कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोग साइंस और साइंटिस्ट से डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को ये फील होता है, उनको लगता है
कि इट कैन प्रोवाइड द की टू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड साइंटिस्ट कैन यूज द लॉज ऑफ नेचर टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट ह्यूमन पावर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो लोगों को ये लगता है कि इस दुनिया में जितने भी रहस्य हैं, जितनी भी मिस्ट्रीज हैं इस पूरी दुनिया की, इस पूरी यूनिवर्स की, तो साइंटिस्ट्स साइंस नाम की चाबी, साइंस की को यूज करके इस दुनिया के लॉज ऑफ नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। अब ये लॉज ऑफ नेचर क्या है? लॉज ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियम, यानी जब बारिश होनी है तब बारिश होगी, जब वॉल्केनो फटना है तो वो फटेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, जब अर्थक्वेक आना है, भूकंप आना है तो वो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये लॉज ऑफ नेचर यानी प्रकृति के कुछ ऐसे नियम है, यानी सुबह होगी तो होगी, अपने टाइम पे ही रात होगी तो होगी, विंटर सीजन आएगा तो आएगा, इन चीज़ों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये कुछ लॉज ऑफ नेचर है। जब साइंस फिक्शन नहीं था 1800 से पहले, तो लोगों को इन लॉज ऑफ नेचर के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब 1800 के बाद साइंस बेसिकली आया, लोगों को पता चला, तो जो साइंटिस्ट है वो इन लॉज ऑफ नेचर को कहीं ना कहीं अब कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूखा पड़ा हुआ है दुनिया में, बारिश नहीं हो रही, तो साइंटिस्ट कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे, कुछ ऐसे ट्रीज लगा देंगे जिससे बारिश आ जाए। तो अब वो मैनिपुलेट कर सकते हैं और इससे उनकी जो ह्यूमन पावर्स है साइंटिस्ट की और हम लोगों की, वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल अब कर सकते हैं साइंस की मदद से। तो साइंस फिक्शन बेसिकली हमारी इमेजिनेशन पर बेस्ड है कि हाउ पावरफुल ह्यूमन बींग्स विल बी इन फ्यूचर। तो अगेन मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया था, साइंस फिक्शन नंबर 1 आपकी इमेजिनेशन पे बेस्ड है। किस चीज़ की इमेजिनेशन? फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में कैसा होगा और उससे क्या होगा, ह्यूमन बींग्स और पावरफुल होते जाएंगे जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट होता जाएगा। सुपर पावर्स ऑफ द यूनिवर्स, इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सुपर पावर्स क्या हैं? तो ये क्या है? अभी तो देखो सुपर पावर्स यानी भगवान, यहाँ पे सुपर पावर का मतलब क्या है? गॉड, भगवान। तो जब 1800 से पहले साइंस फिक्शन नहीं था तो लोगों को साइंटिफिक नॉलेज तो था नहीं, तो उनको ऐसा लगता था अच्छा सूखा पड़ गया है, भगवान लगता है हमसे नाराज है, लगता है ये जल देवता हमसे नाराज है। तो उन लोगों की ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी, उनको साइंटिफिक लॉजिक रीजन नहीं पता था, वो हर चीज़ पे भगवान, शैतान, डीमंस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लगाने लगते थे। तो एजिमोव जो हमारे राइटर हैं वो ये यकीन करते हैं कि जब साइंस फिक्शन का एडवेंट नहीं हुआ था, यानी 1800 से पहले जब साइंस फिक्शन नहीं आई थी, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा लिटरेरी वर्क होगा जो दैट फिल्ड अ सिमिलर इमोशनल नीड। अब इस लाइन को ध्यान से समझना, इमोशनल नीड का मतलब समझो पहले। हर इंसान की इमोशनल नीड होती है, यानी कभी इंसान को हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, कभी इंसान को एंगर यानी गुस्सा आ जाता है, कभी इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है, अकेला फील करता है, और कभी वो बहुत ज़्यादा वंडर फील करता है। वंडर यानी आश्चर्यचकित होता है, आकर्षित फील करता है, कि वंडरफुल फील करता है। मैंने कोई अजीब सी नई चीज़ देख ली तो मैं बहुत वंडरफुल फील करूँगी कि वाह यार ये कैसे हो रहा है। तो ये पर्टिकुलरली जो ये वाली इमोशनल नीड है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जब आज के डेट में हम कोई अवतार टाइप की मूवी देखते हैं, कुछ साइंस फिक्शन देखते हैं, तो हम कितना वंडरफुल फील करते हैं कि वाह यार आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। एग्जैक्टली 1800 से पहले जब साइंस फिक्शन नहीं था, तब भी लोगों की ये इमोशनल नीड, वंडर की, आश्चर्यचकित होने की जो नीड थी, वो फुलफिल होती थी, क्योंकि तब भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता था कि लोग वंडरफुल फील करें, जैसा वो आज के ज़माने में साइंस फिक्शन को देख के फील करते हैं, है ना। लेकिन जो पहले की सेंचुरीज थी उसमें लोगों को लॉज ऑफ नेचर के बारे में नहीं पता था, यानी प्रकृति के जो नियम होते हैं उनके बारे में नहीं पता था। वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि ये जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करती है सुपर पावर्स यानी भगवान। और ये जो सुपर पावर्स, ये जो भगवान है, ये हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यहाँ पर डिस्टर्ब, हर्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही राइटर कर रहे हैं, लेकिन राइटर के कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर बारिश नहीं हो रही तो उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न होगा। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान हमसे नाराज़ हो गए। ये बात हम आज बोल सकते हैं क्योंकि हमें साइंस के बारे में नॉलेज है, लेकिन उस ज़माने में 1800 से पहले लोगों को साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, इसलिए वो हर चीज़ में क्या सोचते थे? सुपर पावर, भगवान है, शैतान कर रहा है, कुछ खराब हो गया है, बहुत तेज हवा चल रही है, लगता है पवन देव आज हमसे नाराज़ हो गए। तो इन सब चीज़ों को वो इमेजिन करते थे।
सच बीइंग्स वर पिक्चर्ड एज ह्यूमंस। तो जैसे पवन देव मान लिया, जल देवता, अग्नि देवता, तो इस टाइप के जो शरीर जो वो इमेजिन करते थे, पवन देव, अग्नि देव, जल देव, उनको वो कैसा इमेजिन करते थे? इंसानों जैसा ही इमेजिन करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इंसान देखे। या फिर वो ऐसा इमेजिन करते थे कि वो बहुत कोई बड़े पवन देव होंगे, सुपर ह्यूमन साइज, बहुत बड़े साइज के होंगे, उनमें ऐसी ऐसी काबिलियत होगी, मतलब वो जादू से सब कुछ कर देंगे, लाइफ स्पैन एंड पावर्स, और वो शायद हजारों लाखों साल जीवित रहेंगे, उनकी जीवन का जो समय लाइफ स्पैन है वो लंबा होगा और उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा ताकत होगी। तो पवन देव का जो कॉन्सेप्ट है, आई विल नॉट हर्ट एनीबॉडीज रिलीजियस सेंटिमेंट्स, आई रिपीट, पवन देव का जो कॉन्सेप्ट है वो तब वैलिड था, लेकिन आज के ज़माने में पवन देव को कोई कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हो सकता है कोई मॉनसून विंड्स किसी तरफ से आ रही, जिस वजह से हवा और तूफान आ रहा है। तो लोगों को उस ज़माने में साइंस के बारे में नॉलेज नहीं थी। समटाइम्स दे वर पिक्चर्ड इन कॉम्बिनेशंस ऑफ मैन एंड एनिमल। तो इन पवन देव, जल देव को लोग कैसे इमेजिन करते थे कि कोई बड़ा इंसान है, कभी कभी एनिमल्स को भी कंसिडर करते थे, या कभी मैन एंड एनिमल के कॉम्बिनेशन को, जैसे नरसिम्हा, आधे इंसान और आधे लायन थे, वो आधा शरीर उनका शेर का था। तो इन सारी चीज़ों को लोग इमेजिन करते थे उस ज़माने में। लेकिन सिंस जो लॉज ऑफ नेचर यानी जो हमारे प्रकृति की नियम है वो कभी भी क्लियर नहीं थे, है ना, कभी भी बारिश हो रही है, कभी कुछ मौसम हो रहा है, कभी भी कैसे हो रहा है, एंड समटाइम्स इवन डिजास्टर्स, यानी कभी कभी बहुत भयानक भी हमारे लिए साबित होते थे। 1800 से पहले अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ये सब। दीज सुपर पावर्स और गॉड्स वर पिक्चर्ड एज whimsical एंड पीपल ऑलवेज ट्राई टू मेक देम हैप्पी बाय इन्वेंटिंग फॉर्मूलाज। तो जब 1800 से पहले भी जब कुछ डिजास्टर्स इवेंट होता था कि खतरनाक बारिश आ गई, तूफान आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो लोग क्या सोचते थे, लगता है भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, भगवान whimsical हो गए, यानी गुस्सा हो गए, सनक गए हैं और गुस्सा हो गए हैं, इस वजह से हम पर प्रकोप कर रहे हैं, इतनी तेज़ भारी बारिश हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है। तो इसलिए लोग क्या करते थे, हमेशा भगवान को या उनके जो शैतान डीमंस होते होंगे जो भी, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, हवन करके, उन पे अच्छा अच्छा प्रसाद चढ़ा के और नए नए फॉर्मूलाज इन्वेंट करके। फॉर्मूलाज का मतलब यहाँ पे है मंत्र, जो इंचैंट करते हैं लोग, मंत्र वगैरह पढ़ के भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे लिए सब अच्छा अच्छा करे। तो 1800 से पहले जब साइंस की नॉलेज नहीं थी लोगों को, तब लोग कैसे थे, तब लोग ऐसे थे। ठीक, फॉर्मूलाज वर्ड को याद रखना, इसका मतलब मंत्र वगैरह है, बार बार ये आपके चैप्टर में भी वर्ड आएगा। जिन लोगों ने या यूज किए थे या जिन लोगों ने ये फॉर्मूलाज, ये मंत्र बनाए थे, वो क्या करते थे, अगर मान लो कोई चीज़ खराब हो रही है और वो अपना फॉर्मूला यानी अपना मंत्र कर रहे हैं कि इस चीज़ को हमें ठीक करना है, और मान लो वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो ये जो लोग, जो प्रीस्ट, जो महाराज या जो भी मतलब पंडित वगैरह होते थे, जिन लोगों ने ये मंत्र बनाए हैं, वो किसको ब्लेम करते थे, वो ब्लेम करते थे किसी पर भी कि तुम्हारी गलती है, ज़रूर तुमने हवन में कुछ गलती करी होगी, ज़रूर तुमने प्रसाद भगवान की पसंद का चढ़ाया नहीं, इसलिए भगवान गुस्सा हो गए और फॉर्मूला यानी मंत्र काम नहीं कर रहे। तो वो लोग किसी भी कंडीशन में मंत्र को गलत नहीं ठहराएंगे, फॉर्मूला को गलत नहीं ठहराएंगे, वो आपको ही गिल्टी फील कराएंगे, आपको ही गलत साबित कराएंगे, लेकिन मंत्रों में से उनका जो विश्वास है उसको वेवर नहीं होने देंगे, या ना उसको डगमगाने नहीं देंगे। ओके, जो गोल्स है, ध्यान से इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए, गोल्स, जो गोल्स है एंशिएंट स्टोरीज का, यानी पुराने ज़माने की स्टोरीज का जो गोल है वो बिल्कुल सेम है मॉडर्न साइंस फिक्शन से, वो बिल्कुल सेम है मॉडर्न साइंस फिक्शन से। द डिपिक्शन ऑफ लाइफ एज वी डोंट नो, यानी दोनों ही चीज़ें हमें उस तरीके की लाइफ दिखाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। समझिए इसको, 1800 से पहले जब साइंस इन्वेंट नहीं हुआ था, तो ऐसी ही लाइफ हमें देखने को मिलती है, इमेजिन करने को मिलती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कैसे, पता नहीं वो लोग वहाँ पे क्या करते थे। और अब जब साइंस इंट्रोड्यूस हो गया है तो अजीबोगरीब नई नई टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, तो अगेन एक ऐसी लाइफ हम देख रहे हैं जो हमने कभी इमेजिन नहीं करी थी, जिनके बारे में हमें नहीं पता है, राइट। तो दोनों का ही ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिमिलैरिटी क्या है पुरानी एंशिएंट स्टोरीज और साइंस फिक्शन में, और दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सिमिलैरिटी है उनका गोल, दोनों का गोल सेम है कि वो दोनों ही चीज़ें हमको एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। एक और चीज़ सेम है दोनों में, इमोशनल नीड्स। अब इमोशनल नीड में से मैंने पर्टिकुलरली कौन सी नीड बताई थी,
वंडर वाली, यानी जब आप वंडरफुल फील करते हो, हैरान, वाव फील करते हो जब आप। तो अगेन जब इमोशनल नीड्स, अगर आप एंशिएंट स्टोरीज के टाइम पे देखोगे कि अगर कोई चीज़ बहुत अजीब सी विचित्र लग रही है आपको, तो आप वंडरफुल फील करोगे कि उस ज़माने में ऐसे कैसे होता था। और अब जब साइंस फिक्शन आ गया तो अभी भी आप वंडर फील कर रहे हो कि साइंस ने कितना तरक्की कर ली, कितना डेवलपमेंट कर लिया है। तो दोनों में ही ये जो वंडर की इमोशनल नीड है वो फिलफिल हो रही है और उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और जो हमारी लॉन्गिंग है, जो हमारी इच्छा है वंडरफुल फील करने की, वो दोनों में ही हम फील कर पा रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि दोनों में क्या सिमिलर है, तो उनके गोल्स और इमोशनल नीड्स, स्पेशली इमोशनल नीड कौन सी, वंडर वाली, ये फुलफिल होते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं कि एंशिएंट स्टोरीज में और आज के ज़माने के साइंस फिक्शन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस, एंशिएंट मिथ्स यानी ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है सच्ची थी लेकिन उनमें सच्चाई नहीं थी क्योंकि लॉजिक नहीं था, पुराने ज़माने की कहानियाँ। तो जो पुरानी जो मिथ्स और पुराने ज़माने की लेजेंड्स एंड स्टोरीज थी, फुलफिल दोज नीड्स एंड मीट द गोल, वही चीज़ बोल रही है कि इसमें हमारी इमोशनल नीड्स और जो हमारे गोल्स हैं दोनों ही फुलफिल करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स यानी वो ज़माने की दुनिया, यूनिवर्स बिल्कुल अलग थी आज के ज़माने की साइंस फिक्शन वाले यूनिवर्स से। ये बोलने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। वो जो 1800 से पहले वाला ज़माना था, वहाँ का यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय गॉड्स एंड डीमंस हु कैन इन टर्न बी कंट्रोल्ड बाय मैजिकल फॉर्मूलाज इधर इन द फॉर्म ऑफ enchantments और प्रेयर्स। तो उस ज़माने का जो यूनिवर्स, जो दुनिया थी, वो बिल्कुल अलग थी आज के साइंस फिक्शन वाले ज़माने में। वो ज़माने का जो यूनिवर्स था वो किसके द्वारा कंट्रोल होता था, भगवानों द्वारा और शैतानों द्वारा। यानी भगवान खुश हैं तो बढ़िया हो रहा है, और कुछ बुरा हो गया यानी शैतान हमारे साथ बुरा कर रहा है। तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाता था, मैजिकल फॉर्मूला यानी मंत्र वगैरह करते थे, इंचैंटमेंट यानी मंत्र वगैरह पढ़ते थे, और पूजा पाठ हवन ये सब करते थे। तो उस ज़माने की दुनिया ये थी। वो कोई साइंटिफिक सल्यूशन नहीं लगाते थे, वो क्या करते थे, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए प्रेयर, पूजा पाठ और सब ये करते थे, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। Science fiction, on the other hand, fulfill those needs against the background of universe that is controlled by impersonal and is never changing laws of nature which can be controlled by understanding of their nature. अगर साइंस फिक्शन की बात करें तो साइंस फिक्शन में भी वो नीड्स, वो इमोशनल वंडर वाली नीड और गोल्स फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है यूनिवर्स का वो अलग है। बैकग्राउंड है यूनिवर्स का वो अलग है। यहाँ का यूनिवर्स को कैसे कंट्रोल हो रहा है, यहाँ का यूनिवर्स बहुत इम्पर्सनल है, यानी यहाँ पे कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है साइंस में। यहाँ पे कोई भगवान और डीमन को नहीं मान रहा है। यहाँ पे नेवर चेंजिंग लॉज ऑफ नेचर पे बात हो रही है, यानी वो प्रकृति के नियम जो कभी भी किसी के लिए बदलेंगे नहीं, यहाँ उन लॉज ऑफ नेचर पर बात हो रही है। ओके और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचर। यानी अगर आपने समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आपको खेती करनी है, आपको फार्मिंग करनी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही, तो आप आर्टिफिशियल सनलाइट भी आज के ज़माने में क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। तो आज बस आपको क्या समझना है, नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का नेचर समझना है कि कैसे इसको कंट्रोल करें, और लॉज ऑफ नेचर को समझना है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज और आज के ज़माने का साइंस फिक्शन में सेम क्या है, गोल्स और उनकी इमोशनल नीड्स, स्पेशली वंडर। और डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है उनका यूनिवर्स का। वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है यहाँ की दुनिया से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आई रिपीट। अब जो आपके चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसको पढ़ते हैं, द यूनिवर्स ऑफ साइंस फिक्शन। अब पर्टिकुलरली इस सेक्शन में जो साइंस फिक्शन का यूनिवर्स है, जो आज के ज़माने की यूनिवर्स जो दुनिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जो साइंस फिक्शन है वो लिटरेरी ऑफ नो मीन साइज, बिकॉज साइंस फिक्शन इज व्हाट इट इज, नॉट थ्रू इट्स कंटेंट बट थ्रू इट्स बैकग्राउंड। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि आज के ज़माने का जो साइंस फिक्शन है उसकी कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, बहुत बड़ा साइज है, यानी अनलिमिटेड, जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो वहाँ तक समझो साइंस फिक्शन है। और वो इतना बड़ा साइज का कैसे बन रहा है, अपने कंटेंट की वजह से नहीं, अपने बैकग्राउंड की वजह से। अब एक कंटेंट और बैकग्राउंड को ध्यान से समझना क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई नॉर्मल पिक्चर बनाई और वो स्पोर्ट्स की पिक्चर है, तो मैं इसमें क्या दिखाऊंगी, कंपटीशन दिखाऊंगी, दो टीम्स हैं, लड़ रहे हैं, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। ये एक नॉर्मल स्टोरी है, स्पोर्ट्स स्टोरी है। लेकिन अगर मुझे इसको स्पोर्ट्स साइंस फिक्शन बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी, ये स्टोरी सेम रहेगी, जो कंटेंट है स्टोरी का, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपटीशन, गेम्स वगैरह सब, ये सब कंटेंट सेम रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर दूंगी
यानी इसी स्पोर्ट्स को सब कुछ मैं क्या कर दूंगी, स्पेस में दिखाने लगूंगी। पिक्चर में क्या देखूंगी, स्पेस है, लोग नॉर्मल बैट बॉल से नहीं खेल रहे हैं, लोग उड़ उड़ के बैट एंड बॉल से खेल रहे हैं। अंपायर जो है वो स्पेस में फ्लाई करते हुए बता रहा है कि कौन हारा है, कौन जीता है, कहाँ 4 रन हुए, कहाँ 6 रन हुए। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड में चेंज कर दूंगी। तो बस यही डिफरेंस है। कोई जंगल की स्टोरी मुझे बतानी तो जंगल में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सब नॉर्मल स्टोरी। लेकिन इसी कोई जंगल साइंस फिक्शन बनाना हो तो मैं इसमें दिखा दूंगी कि जो एनिमल्स हैं वो रोबोट्स हैं, एनिमल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो बटन से। तो ये सब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी मैंने लगा दी। तो बस यही है साइंस फिक्शन, इसी को ही साइंस फिक्शन कहते हैं। अब जॉन डब्ल्यू कैंपबेल एक बहुत बड़े राइटर हैं, लेट यानी उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत बड़े साइंस फिक्शन के एडिटर रह चुके हैं। वो कहते थे कि जो साइंस फिक्शन है उसका डोमेन, उसकी पहुंच, उसका एरिया बहुत बढ़ चुका है। कहाँ कहाँ बढ़ चुका है, कंसीवेबल सोसाइटीज तक, यानी जैसी सोसाइटी, जैसा एनवायरनमेंट आप इमेजिन कर सकते हो वो सब पॉसिबल है, क्योंकि साइंस फिक्शन से हर चीज़ पॉसिबल है। आप पास्ट को और आप फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, किसके थ्रू, साइंस फिक्शन के थ्रू। चाहे वो पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल, प्रोबेबल इम्प्रॉबेबल, चाहे वो पॉसिबल हो या इम्पॉसिबल हो, चाहे वो चीज़ें रियलिस्टिक हो या चीज़ें फैंटास्टिक हो, यानी आपकी फैंटेसी में हो, सब कुछ दिखाना पॉसिबल है साइंस फिक्शन की मदद से। एंड डेल्ट विथ ऑल इवेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस दैट वर पॉसिबल इन ऑल दो सोसाइटीज। और चाहे कितनी भी इवेंट्स हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो, वो सब कुछ सॉल्व करना पॉसिबल है सिर्फ एक चीज़ के थ्रू, दैट इज साइंस फिक्शन। तो एक चीज़ यहाँ से अगेन क्वेश्चन बनता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो साइंस फिक्शन होता है वो पास्ट एंड फ्यूचर पे बेस्ड होता है, वो पास्ट एंड फ्यूचर पे बेस्ड होता है, प्रेजेंट पे कभी नहीं। तो प्रेजेंट पे कौन दिखता है, तो यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है, मेन स्ट्रीम फिक्शन। साइंस फिक्शन मूवीज या बुक्स, और दूसरे टाइप की होती है मेन स्ट्रीम फिक्शन की बुक्स या मेन स्ट्रीम फिक्शन की नॉवेल्स या फिर मूवीज, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम फिक्शन डील्स विद हियर एंड नाउ, यानी ये इस टाइप का फिक्शन है जो यहाँ क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा है इस पर डील करता है। बेसिकली प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी आप इमेजिन नहीं करते हो, इसमें जो चीज़ें ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है साइंस फिक्शन की मदद से, उन्हीं सब चीज़ों को दिखाते हो। रीडर को उसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसको पता रहता है। और इसमें बहुत स्मॉल नॉवेल्टी होती है, बहुत ही कम नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो ऑलरेडी चल रहा है वही सब इसमें दिखाया जाता है। रीडर्स इजीली इन सब चीज़ों पे बिलीव भी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अच्छा स्मार्टफोन्स आ गए हैं एप्पल के, तो वही अगर दिखा रहे हैं तो ठीक है, सबको पता है कि एप्पल के स्मार्टफोन सभी अभी यूज़ कर रहे हैं। जो भी कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं उसमें कोई ऐसा उड़ता हुआ कैरेक्टर नहीं दिखा रहे, नॉर्मल चलते फिरते जैसे नॉर्मल हम लोग हैं। तो यही डिफरेंस है साइंस फिक्शन में और मेन स्ट्रीम फिक्शन में। साइंस फिक्शन डील करता है पास्ट एंड फ्यूचर में, और मेन स्ट्रीम फिक्शन डील करता है प्रेजेंट में। उसमें सब इमेजिन करते हो, इसमें ऑलरेडी सब अवेलेबल है, उसी को यूज करके बनाते हो, कुछ इमेजिन का काम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। सिर्फ तो ये सारी चीजें क्या किसने बोली थी, ये सारी चीजें जॉन कैंपबेल ने बोली थी कि भाई साइंस की डोमेन, साइंस का एरिया बहुत बढ़ गया है, सब कुछ पॉसिबल है साइंस की मदद से। सिर्फ एक ही ऐसी चीज थी जिसमें जॉन रिट्रीट हो गए, यानी जॉन पीछे हट गए, ये बताने में कि साइंस फिक्शन का कितना ग्रैंड विजन है, यानी साइंस फिक्शन की पहुंच कहाँ तक है। सिर्फ एक चीज में वो पीछे हट गए। शायद उनका एक मोमेंट के लिए उनका दिमाग खराब हो गया था, और इसीलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया था जॉन कैंपबेल ने कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू राइट अ साइंस फिक्शन मिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। जॉन कैंपबेल ने कहा था कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब साइंस फिक्शन मिस्ट्री होता क्या है, अगेन यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है। साइंस फिक्शन हम सबको पता है जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही हो। मिस्ट्री यानी जहाँ कोई रहस्य छुपा हो, यानी बेसिकली जहाँ डिटेक्टिव है, कोई खून खराबा हो गया है तो वो ढूंढने में लगा हुआ है क्लूज की मदद से कि कौन मर्डरर है, या कहीं चोरी हो गई तो अलग अलग सुराग ढूंढ के वो पहुंच रहा है कि कौन चोर है। जैसे कि हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, या बहुत पुराने ज़माने में एक वो व्योमकेश बख्शी करके एक डिटेक्टिव शो आता था। तो ये एग्जाम्पल है साइंस फिक्शन मिस्ट्री का। जब आप डिटेक्टिव टाइप की मिस्ट्री स्टोरीज में कुछ साइंस का एलिमेंट डाल देते हो, कोई ऐसी साइंटिफिक चीज़ डाल देते हो,
तो वो बन जाता है साइंस फिक्शन मिस्ट्री। और जॉन कैम्पबेल का ये कहना था कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखना इम्पॉसिबल है या इस तरीके की मूवी बनाना नामुमकिन है। The opportunities in science fiction were so broad, he said, that the strict rules that made the classical mystery story fair the reader could not be upheld. अब यहाँ पे strict rules का मतलब समझो। strict rules का मतलब होता है clues, यानी hint, सुराग। यानी अगर आप कोई मिस्ट्री, कोई डिटेक्टिव टाइप की मूवी देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, जो डिटेक्टिव या जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ किसी का मर्डर हो गया तो वो अलग अलग सुराग से एक एक क्लू पहुंच के फाइनली मर्डरर को पकड़ता है। तो जॉन कैम्पबेल का कहना था कि जब आप मिस्ट्री लिखते हो, मिस्ट्री वाली स्टोरी लिखते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उसमें, यानी उसमें क्लूज होते हैं। आपको क्लूज की मदद से मर्डरर तक पहुंचना है। इन क्लूज के बीच में आप कोई साइंटिफिक चीज मत डालो, कोई ऐसी चीज मत डालो जिससे रीडर कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो कंफ्यूज हो रहा है ये समझने में कि फाइनली मर्डरर कौन है, और बीच में आप साइंटिफिक चीज डाल दोगे तो ये फेयर नहीं होगा, यानी ये जस्टिफाइड नहीं होगा रीडर के लिए, और रीडर इसको अपहेल्ड यानी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं रहा, चाहे कितने ही स्ट्रिक्ट राइटर्स ही क्यों ना हो, फिर भी साइंस फिक्शन मिस्ट्री पॉसिबल थी। बहुत सारे राइटर्स ने मिस्ट्री जो थी, मिस्ट्री वाली कहानियों में साइंस फिक्शन का एलिमेंट डाला, लेकिन इस एलिमेंट को डालने में भी बहुत डेंजर्स हैं, बहुत तकलीफें हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मिस्ट्री लिखने वाले जो राइटर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा साइंस के बारे में नॉलेज नहीं होती, एंड दे कैन नॉट प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम मेकिंग ब्लूपर्स। और फिर इस वजह से क्या होता है, वो अगर मिस्ट्री लिख रहे हैं और बीच में कोई साइंस फिक्शन की चीज़ डाल दी, जबकि उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है साइंस फिक्शन के बारे में, फिर भी डाल दी कि चलो स्टोरी बढ़िया बनेगी, लोगों को, रीडर्स को पसंद आएगी, तो वो क्या करते हैं, ब्लूपर्स कर बैठते हैं, यानी एरर्स, गलतियां कर बैठते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया था, किसी राइटर का नाम भी मेंशन था कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच का डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बुक में ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में मेंशन किया, लेकिन उसको नॉलेज ही नहीं थी साइंस के बारे में, फिर भी मेंशन किया कि चलो बुक थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, लोग पसंद करने लगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, गलतियां उसने करी क्योंकि पूरी नॉलेज नहीं थी, रीडर्स को समझ में नहीं है उसकी स्टोरी, और पूरी मेस कंफ्यूज स्टोरी बना ली, फ्लॉप हो गई उसकी बुक। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो राइटर बहुत केयरफुली अपने रीडर को एक्सप्लेन करे एवरीथिंग अबाउट हिज इमेजिनरी सोसाइटी, यानी जो भी उसने इमेजिन किया हुआ है अपने दिमाग में, अपनी किताब के लिए, अपनी मूवी के लिए, उसका पूरा राइट है, उसका पूरा हक बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने रीडर को क्लियरली सब एक्सप्लेन करे, उनको कंफ्यूज ना करे। अगर आप कोई मिस्ट्री टाइप की बुक पढ़ते हो या कोई ऐसी व्योमकेश बख्शी डिटेक्टिव क्राइम पेट्रोल देखते हो, तो आप बीच में आपको मिस डायरेक्शन होती है इन ऑर्डर, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें, ताकि सस्पेंस बने, थोड़ा सा आपको मिस डायरेक्ट किया जाता है, भटकाते भी हैं वो लोग, सब पे शक दिखाएंगे, अच्छा मर्डरर इसकी माँ भी हो सकती है, इसकी बहन भी हो सकती है, इसकी फैमिली में इसकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके के शक पैदा करके वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करने की कोशिश करते हैं ताकि सस्पेंस बना रहे, बट इट मस्ट स्टिल रिमेन पॉसिबल फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द क्लूज। लेकिन फिर भी रीडर के लिए आपको ऐसी चीज दिखानी जरूर इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लूज, जो भी शक वक आप दिखा रहे हो वो समझ पाए। रीडर अगर समझ नहीं पा रहा है तो डेफिनेटली आपकी बुक या आपकी मूवी फ्लॉप है। Asimov ends this essay by mentioning his two famous science fiction mysteries in order to show John Campbell that he was being too modest about science fiction. और finally जब चैप्टर ऐसे एंड होता है तो जो हमारे राइटर आइजैक एसिमोव है वो ऐसे को अंत करते हैं, यानी कंक्लूड करते हैं, और अपनी दो फेमस साइंस फिक्शन मिस्ट्री बुक्स का नाम मेंशन करते हैं। यानी वो बताते हैं कि मैंने खुद ने दो साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज लिखी हैं, यानी डिटेक्टिव स्टाइल वाली साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज बुक लिखी हैं। किसको दिखाने के लिए? जॉन कैम्पबेल को दिखाने के लिए कि तुम बहुत मॉडेस्ट हो रहे थे, यानी तुम बहुत प्राउडली साइंस फिक्शन के बारे में ये चीज़ कह रहे थे जॉन कैम्पबेल कि साइंस फिक्शन मिस्ट्री लिखना इम्पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं बिना घमंड के आपको ये चीज़ कहता हूँ कि मैंने खुद ने 2 किताबें साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज पे लिखी हैं और बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि मैंने खुद ने लिखनी है और मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी है। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द समरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए ई बुक्स भी निकाली हैं। इफ़ यू वांट, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्म लिंक पे विजिट करो एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।